दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरण, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जनघनत्व का बंटवारा और 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में जनघनत्व का बंटवारा वितरण, हम उसको भी देखेंगे। देखिए, जनसंख्या का वितरण और जनघनत्व का वितरण दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन जनसंख्या के वितरण भी आ सकता है और जनघनत्व का भी वितरण आ सकता है। दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। माइनर जो है अंतर करना है और मतलब बिल्कुल सूक्ष्म अंतर से जो है दोनों अलग अलग हो जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। क्योंकि एग्जाम में कई बार चौंकाने वाले प्रश्न आ जाते हैं इस तरह के। लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, लिखना कुछ और रहता है, लिख देता है कुछ और। वह अलग बात है कि कुछ भी लिखने पर नंबर मिल जाता है, तो भाग्यशाली लोगों के लिए होती है। जो भाग्यशाली लोग होते हैं और कुछ देख देते हैं, अगर सिलेक्शन होना होता है तो उनका हो जाता है। क्योंकि हम तो कोचिंग पढ़ाते हैं ना, तो सैकड़ों कॉपी देखते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि क्या स्थिति रहती है। तो वह अलग बात है, लेकिन नहीं, अपने से जो है 100% मेहनत करके जाना है। और दो जो भी मेहनत किया है सबका हो गया है सिलेक्शन, सबका हुआ है, और मुझे लगता है कि आप सबका होने जा रहा है। तो आइए हम अब हर वीडियो में प्रचार करेंगे, बोल देते हैं फिर से। अगर 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरण हम लोग देखेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरण देखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1901 में भारत की जनसंख्या जो रही है वो 23.8 करोड़ जो है थी 1901 में, और 2011 में वो बढ़कर जो है 121 करोड़ हो गया है। यानी जनसंख्या में अगर देखेंगे तो 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुआ है पिछले 100 वर्षों में। 5 गुना से भी अधिक, 20-25 ज्यादा हुआ, 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुआ है, याद रखिएगा। 5 गुना से अधिक याद रखना है। अगर 23 में देखेंगे तो अभी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का रिपोर्ट आया था 2023 में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, उसमें भारत की आबादी 142 करोड़ बताई गई है, जो विश्व में सर्वाधिक है। चीन से भी हम लोग ज्यादा हो गए हैं, तो पिछले 100 वर्षों में अगर आप देखेंगे 1901 से 11 के बीच में 100 वर्षों से ज्यादा देख लीजिएगा, तो भारत की जनसंख्या में 5 गुने की वृद्धि हुई है, 5 से अधिक गुने की वृद्धि हुई है। तो यह स्थिति है। और अगर आप 1901 से लेकर 2011 के बीच भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरण देखेंगे तो उसके 4 चरण है। कितने चरण है? 4 चरण है। एक चरण है स्थिर वृद्धि, दूसरा है क्रमिक वृद्धि, और तीसरा है तेजी से वृद्धि, और चौथा है निश्चित कमी के साथ वृद्धि। निश्चित कमी के साथ वृद्धि, 4 चरण है। अब आपको 4 स्थिर वृद्धि के चरण, 1901 से 1921 के बीच की अवधि को भारत में जनसंख्या की दृष्टि से स्थिर जनसंख्या वृद्धि का चरण कहा जाता है। क्योंकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि स्थिर दर से, यानी मतलब मामूली हुई थी, क्योंकि इस दौरान जो है ब्रिटिश शासन का शासन था, और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंच थी। यहाँ तक 11 से 21 में जनसंख्या में गिरावट आई है, क्योंकि प्लेग, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, अकाल ब्रिटिश सरकार में बार बार पड़ता था। इसके कारण बड़े पैमाने पे जनहानि होती थी, बड़े पैमाने पे। इसके कारण जो है जनसंख्या में जो है तेजी से जो है गिरावट हुई है, यह स्थिति है। लेकिन 1921 के जनगणना के जो है 1921 को जो है भारत में जो है जनसंख्या की दृष्टि से ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है, महान विभाजन रेखा। क्योंकि 1921 तक जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से हुई थी, लेकिन 1921 के बाद लगातार तेजी से वृद्धि होने लगी थी, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं। और इसे 21 से
जो प्रथम स्थिर वृद्धि के चरण है 1901 से 21, इस दौरान जनसंख्या में स्थिर वृद्धि हुई थी। स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि थी। इसके पीछे रीजन जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होगा तो स्थिर वृद्धि होगा। अब जितना जन्म रहा है उससे ज्यादा मर रहा है, उतना ही मर रहा है, तो निश्चित रूप से अब जनसंख्या वृद्धि तब होगा जब मृत्यु दर पर कंट्रोल लगेगा। अब मृत्यु दर पर कंट्रोल तब होगा जब स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार होगा। स्वास्थ्य सुविधा का, लोगों को पेयजल मिलेगा, खाद्यान्न मिलेगा, शिक्षा का विस्तार होगा, तभी मृत्यु दर जो है शहरीकरण होगा, तभी मृत्यु दर कम होगा। यानी जो बुनियादी सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, खाद्य सुरक्षा, ये सब जब तक नहीं, साफ सफाई, तब तक जो है मृत्यु दर पर कंट्रोल नहीं होगा, बीमारी पर कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए बीमारी को दूर करना है तो बढ़िया खाइए, साफ सफाई से रहिए, टेंशन मत लीजिए। जीवन में टेंशन से कुछ नहीं होता है। मेहनत कीजिए, खाना खा रहे तो मेहनत कीजिए, रिजल्ट होगा। तो 1921 जो है, तो 1901 से 21 के बीच स्थिर जनसंख्या वृद्धि का चरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च थी। क्योंकि इस दौरान विभिन्न प्रकार के जो प्लेग, हैजा, अकाल, इस सब के कारण लोगों की मृत्यु अधिक होती थी। 1921 से 1951 के बीच जो है क्रमिक वृद्धि का चरण कहा जाता है। जनसंख्या के क्रमिक वृद्धि का चरण कहा जाता है, क्योंकि 1921 के बाद क्या हुआ, 51 के बीच जो है 1931 से 41 के बीच जो है राज्यों में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ था। बिहार में, मध्य भारत में, महाराष्ट्र में, सब में कांग्रेस के 1937 में जो है जो चुनाव हुआ था, उसमें राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार हुआ था। ये कांग्रेस की सरकार क्या किया था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, इस सब पर विशेष ध्यान दिया था, जिसके कारण स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार किया था। जिस कारण देखेंगे 31 से 41 के बीच 14.2% की वृद्धि हुई है। तो इस दौरान क्या हुआ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, पेयजल, खाद्यान्न, इस सब की पूर्ति होने लगी थी, जिस कारण मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर वृद्धि हुई थी। संपन्नता बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जन्म दर बढ़ता है। अगर परिवार नियोजन उपाय नहीं अपनाइएगा तो, अगर परिवार नियोजन उपाय अपनाइएगा तो जन्म दर नहीं, वृद्धि नहीं होगा। तो यह स्थिति है। तो 31 से, इसलिए 21 से 51 के बीच जो है क्रमिक वृद्धि का चरण में धीरे धीरे वृद्धि हुई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ ही समय में दिखी कमाल। लेकिन ओवरऑल 51 तक जो है 47 तक ब्रिटिश सरकार का शासन था। इसलिए सीमित रूप से ही स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ था, मृत्यु दर पर कंट्रोल लगा था। 1951 से, तो आप देखेंगे 21 से 51 के बीच को हम क्रमिक वृद्धि का चरण कहते हैं, जनसंख्या के क्रमिक वृद्धि का चरण कहते हैं। लेकिन 51 को हम ग्रेट सेंसस डिवाइडिंग ईयर कहते हैं, यानी महान जन विभाजन रेखा कहते हैं। 51 के बाद अचानक जनसंख्या में भारी वृद्धि होने लगी थी। 51 से 81 तक, यानी तेजी से वृद्धि का चरण कहा जाता है। इस दौरान राष्ट्रीय सरकार, संविधान लागू हुआ, भारतीय द्वारा शासन प्रणाली की स्थापना की गई, राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, और राष्ट्रीय सरकार के गठन करने के बाद देश के अलग अलग भागों में स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार किया गया, शिक्षा पर ध्यान दिया गया, गरीबी पर किया गया, औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया। इस सबसे क्या हुआ, लोगों की आय बढ़ने लगा, खरीद क्रांति आई। 1966 में खदान के मामले में जो है देश आत्मनिर्भर हो गया। इधर एम्स जैसे बड़े संस्थान की स्थापना की गई, नियोजन प्रणाली की शुरुआत की गई। इस सबसे क्या हुआ, लोगों की संपन्नता बढ़ने लगी, मृत्यु दर पर कंट्रोल हो गया। मृत्यु दर पर कंट्रोल होते ही जो है महामारी पर नियंत्रण हुआ, और मृत्यु दर पर कंट्रोल होते ही क्या हुआ कि सीधे जनसंख्या जहां 41 से 51 के बीच 13% था, वह 51 से 61 के बीच 21% हो गया। सीधे 8% की वृद्धि, फिर 61 से 71 की 24% की वृद्धि हो गई। देख रहे हैं मृत्यु दर पर कंट्रोल लगने के कारण। मृत्यु दर पर कंट्रोल कैसे लगा, एम्स जैसे बड़े संस्थान की स्थापना, खदान के मामले आत्मनिर्भर, पेयजल की शुरुआत, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होने लगी, आवास सुविधा, पीडीएस प्रणाली की शुरुआत की गई। इस सबसे लोगों की मृत्यु, अकाल, जो खदानों का संकट था वो बंद हो गया।
इस सबसे जो है जनसंख्या में उछाल आया। तो 1951 से 81 के बीच जो है तेजी से वृद्धि का चरण जो है कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला चौथा चरण है 81 से 11 के बीच जो है निश्चित कमी के साथ वृद्धि का चरण। अब इस दौरान क्या हुआ, 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। बड़े पैमाने पर महिला साक्षरता का विस्तार हुआ, नारीवाद का प्रभाव हुआ, महिला श्रम बाजार में आने लगी, निजी क्षेत्र में जो है बड़े पैमाने पर नौकरी का अवसर पैदा होने लगा। उसके बाद जो है शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार के कारण लोग जो है शहरी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। लोग छोटे परिवार की महत्ता समझने लगे, संयुक्त परिवार टूटने लगा था। इन सब से क्या हुआ कि जनसंख्या में गिरावट शुरू हुई। और यही कारण है कि 81 से 11 के बीच जो है 81 से 91 के बीच 23%, 91 से 2001 के बीच 21.54%, 1 से 11 के बीच 17.72% की कमी हुई है, अर्थी वृद्धि हुई थी, यानी वृद्धि हुई थी। तो गिरावट हो गया, निश्चित कमी के साथ जो है वृद्धि हुआ है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 चरण रहे हैं, इसको ऐसे ही लिखना है। तो आप चारों चरण देख लीजिएगा, स्थिर, क्रमिक, तेजी से वृद्धि, निश्चित कमी के साथ। एक मैप बनाना है आपको और इसी तरीके से शब्द के सामने में जो है लिख देना है। आगे हम लोग देखेंगे अब 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जनघनत्व का बंटवारा। अब देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर जनघनत्व का बंटवारा देखेंगे तो सघन जनघनत्व वाले जो है क्षेत्र जो है देखेंगे तो 2011 के जनगणना के आधार पे जनगणना का बंटवारा, तो उसको हम 4 भागों में भारत को बांटे हैं। एक जो है सघन जनघनत्व वाले क्षेत्र, जिसमें 700 से अधिक व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करती है, यानी यूपी, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल। ये जो एरिया जो देख रहे हैं सघन जनघनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ 700 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। दूसरा है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, इसमें जो है तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, झारखंड शामिल किया जाता है। यहाँ 401 से 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। पंजाब, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु। अब है मध्यम जनघनत्व वाला क्षेत्र। अब ये जो एरिया देख रहे हैं हरा से ग्रीन वाला जो एरिया है, इसमें राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। इसमें मध्यम जनघनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ पे 101 से 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करती है। 101 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। और एक निम्न जनघनत्व वाला क्षेत्र है जो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अंडमान जो यहाँ पर है। यहाँ पे ये निम्न जनघनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। तो 2011 के आधार पर जनघनत्व का वितरण ऐसे ही आपको बांटना है। सघन घनत्व वाले, अधिक घनत्व वाले, मध्यम घनत्व वाले, निम्न घनत्व वाले। 5 पॉइंट, 1, 2, 3, 4 पॉइंट याद रखना है, 4 पर एलोबरेट कर देना है। अब हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनगणना देखेंगे, बंटवारा, जनसंख्या वितरण अलग है, जनगणना का वितरण अलग है। फिर हम बिहार को भी 4 भागों में बांटे हैं। जो लाल से जो रंगा हुआ है यह अधिक सघन जनघनत्व वाला प्रदेश है। यहाँ 1500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। इसमें सिवान हो गया, पटना हो गया, बेगूसराय हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, दरभंगा हो गया और शिवहर हो गया। शिवहर में तो सबसे अधिक 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। अब है अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र। तो अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र पीला से रंगा हुआ, यहाँ 1200 से 1499 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। इसमें हो गया सारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, नालंदा, जहानाबाद और कुछ पूर्वी चंपारण और यहाँ हो गया सीतामढ़ी। 1200 से 1499 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। अब एक हो गया मध्यम जनघनत्व वाला क्षेत्र।
यहाँ जो है मध्यम जनघनत्व में देखेंगे 800 से 1199 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। इसमें जो हो गया सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, भोजपुर और बक्सर का एरिया। और उसके बाद जो है एक निम्न जनघनत्व वाला जो क्षेत्र है वहां 799 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। वो हो गया कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। बिहार को भी जनगणना 2011 के आधार पे जनघनत्व का बंटवारा आप वितरण देख लिए हैं। क्वेश्चन आएगा, इसी को 4 पॉइंट में बांट के मैप बनाना है, चारों को थोड़ा थोड़ा लिख देना है, आंसर तैयार। इस तरह के प्रश्न शॉर्ट में ही आएंगे। लॉन्ग में आएगा तो भारत और बिहार दोनों जनघनत्व पूछेगा, बंटवारा दोनों को लिखेगा तो लॉन्ग तैयार हो जाएगा, ये को पूछेगा तो शॉर्ट तैयार हो जाएगा। तो मैप याद रखिएगा, दोनों भारत बिहार दोनों का मैप जरूर बनाना है, इससे मार्क्स बढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा।